अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में हम एरोबिक रेस्पिरेशन का लास्ट स्टेप जो कि इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन है, जिसे रेस्पिरेटरी चेन भी कहते हैं, उसको डिस्कस करेंगे। और ये हमारी डिटेल जो है ये पंजाब टेक्स्ट बोर्ड से होगी। जैसा कि आपको पता है कि ग्लाइकोलाइसिस के दौरान भी NADH प्रोड्यूस होता है। क्रेब्स साइकिल जो कि माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में होता है, उसमें भी NADH और FADH2 प्रोड्यूस होता है। और अब ग्लूकोज की जो एनर्जी है वो NADH और FADH2 की फॉर्म में आ गई है। और फिर ये दोनों NADH और FADH2 इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में एंटर हो जाएंगे। और ये वाला फिनोमिना इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन में होता है, जिसमें इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन में प्रोटीन्स होती हैं जो कि स्टेप बाय स्टेप इलेक्ट्रॉन को रिसीव करती हैं। तो इनको हम देखेंगे कि कौन सी प्रोटीन पहले होती है और कौन सी बाद में होती है। और फिर इसमें सारे ये रिडॉक्स रिएक्शन होते हैं, जिसमें फाइनली इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर ऑक्सीजन होता है। तो इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन में जो मेन प्रोटीन्स होती हैं उनमें कोएंजाइम Q ये प्रोटीन नहीं है, बल्कि ये कोएंजाइम है। साइटोक्रोम B, साइटोक्रोम C, साइटोक्रोम A और साइटोक्रोम A3 ये आयरन कंटेनिंग प्रोटीन्स हैं। और इनमें हीम ग्रुप होता है एज ए प्रोस्थेटिक ग्रुप। और ये वही हीम ग्रुप है जो कि हीमोग्लोबिन में भी होता है, जो कि ऑक्सीजन कैरिंग प्रोटीन है। तो अब हम देखते हैं कि किस तरीके से इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन जो है ये रन होती है। यहाँ पर ये पहले एनर्जी लेवल दिया गया है, ये लो लेवल है एनर्जी का, और यहाँ पर सबसे हाई। इसका मतलब है कि NADH का एनर्जी लेवल यहाँ पर ये हाईएस्ट है। NADH इट इज ऑक्सीडाइज्ड बाय कोएंजाइम Q। ये अपना इलेक्ट्रॉन कोएंजाइम Q को दे देगी और खुद ये ऑक्सीडाइज हो जाएगी और कोएंजाइम Q को रिड्यूस कर देगी। और इस दौरान इतनी एनर्जी रिलीज होती है जिसमें ADP इनऑर्गेनिक फॉस्फेट के साथ कंबाइन करके ATP बनाता है। तो इसका मतलब यहाँ पर एक ATP का मॉलिक्यूल रिलीज हो जाता है। फिर कोएंजाइम Q इट इज इन टर्न ऑक्सीडाइज्ड बाय साइटोक्रोम B। और यहाँ पर देखिए एनर्जी लेवल दोनों का इक्वल है, इसलिए यहाँ पर कोई भी ATP प्रोड्यूस नहीं होगी। साइटोक्रोम B इट इज इन टर्न ऑक्सीडाइज्ड बाय साइटोक्रोम C। और इस दौरान इतनी एनर्जी रिलीज होती है जिससे ADP और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट कंबाइन करके एक ATP का मॉलिक्यूल बना देते हैं। यानी जब NADH एंटर हुई तो टिल नाउ 2 ATP प्रोड्यूस हो चुके हैं। इसके बाद इलेक्ट्रॉन जो है वो साइटोक्रोम C से साइटोक्रोम A और फिर साइटोक्रोम A से साइटोक्रोम A3 में जाएगा। अच्छा, ये जितनी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर्स हैं, जो नेक्स्ट इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर होता है इट इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एज कंपेयर टू द प्रीवियस वन। जैसे साइटोक्रोम C जो है ये ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा एज कंपेयर टू साइटोक्रोम B। और इसी तरह से जो साइटोक्रोम A है ये ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा एज कंपेयर टू साइटोक्रोम C। और उसके बाद इसकी एनर्जी कम होती जा रही है, तो फाइनली जो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर होगा वो ऑक्सीजन जो है ये हाइड्रोजन आयन और इलेक्ट्रॉन के साथ कंबाइन करके वाटर मॉलिक्यूल बनाएगी। तो इसका मतलब है कि जो वाटर की प्रोडक्शन होती है ये भी रेस्पिरेटरी चेन या इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन जो कि इनर माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में होता है वहीं पर होती है। और यहाँ पर इतनी एनर्जी जो है रिलीज होती है जिसके ज़रिए से एक और ATP का मॉलिक्यूल बनता है। तो यहाँ तक एक NADH का मॉलिक्यूल जो एंटर हुआ है उसके लिए 1, 2 और ये तीन ATP के मॉलिक्यूल प्रोड्यूस होते हैं। और इस तरह से जो FADH2 है ये इस एनर्जी लेवल पर आकर एंटर होता है और इसका जो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर है ये भी कोएंजाइम Q होता है। और FADH2 जिस जगह से एंटर हो रहा है उसके बाद 2 ATP के मॉलिक्यूल प्रोड्यूस होते हैं। तो लास्ट वीडियो जो हमने डिटेल में वीडियो देखी थी इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन और ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन की, तो उसमें हमने ये काउंट भी किया था कि एक NADH के लिए 3 ATP प्रोड्यूस होते हैं और एक FADH2 के लिए 2 ATP प्रोड्यूस होते हैं। और जो फाइनल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर है ऑक्सीजन, ये सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव सब्सटेंस है और यहीं पर ही वाटर मॉलिक्यूल प्रोड्यूस होता है। PTP में ये एक समरी से दी गई है जिसमें
जो एरोबिक रेस्पिरेशन है उसके सारे स्टेप्स को दिखाया गया और यहाँ पर एक और चीज़ को भी मेंशन किया गया है कि यहाँ पर जो एंजाइम्स हैं वो किस तरह से फीडबैक मैकेनिज्म के ज़रिए से कंट्रोल होते हैं और कौन सा सब्सटेंस जो है वो एक्टिवेट करता है और कौन सा सब्सटेंस सर्टेन एंजाइम्स को इनहिबिट करता है। तो इसको भी हम देख लेते हैं। यहाँ पर देखें तो ग्लूकोज जो है ये पायरूवेट में कन्वर्ट हो रहा है, यानी ये ग्लाइकोलाइसिस का फिनोमिना हो रहा है। और उसके बाद ये ऑक्सीडेशन पायरूवेट है, जो ग्लाइकोलाइसिस का फिनोमिना है ये साइटोसोल यानी कि ये साइटोप्लाज्म में होता है। उसके बाद जो क्रेब्स साइकिल है ये माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में होती है और जो इनर माइटोकॉन्ड्रियल की मेम्ब्रेन है वहाँ पर इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन और केमियोस्मोसिस के जरिए से यहाँ पर एटीपी प्रोड्यूस होते हैं। तो इधर देखें अगर हम तो क्रेब्स साइकिल में सिट्रेट प्रोड्यूस होता है फर्स्ट स्टेप में। तो सिट्रेट की अमाउंट अगर कम हो, ये एरो देख रहे हैं ये नीचे की तरफ है, इसका मतलब है सिट्रेट की अमाउंट अगर कम होगी तो फिर ये फॉस्फोफ्रुक्टोकाइनेज एंजाइम को एक्टिवेट कर देगा। तो इस तरह के भी एमसीक्यूज आ जाते हैं। और यहाँ पर अगर देखें तो NADH जो है अगर इसकी अमाउंट ज़्यादा हो जाए, NADH की अमाउंट अगर ज़्यादा हो जाए तो फिर ये इनहिबिट करता है पायरूवेट डीकार्बोक्सिलेज एंजाइम को, यानी कि जो पायरूविक एसिड या पायरूवेट की डीकार्बोक्सिलेशन करता है उस एंजाइम को ये इनहिबिट कर देता है। ATP जो है ये ग्लूकोज जब पायरूवेट में कन्वर्ट होता है तब भी प्रोड्यूस होती है, जिसे सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोरिलेशन भी कहते हैं। इसी तरह से क्रेब्स साइकिल में भी ATP प्रोड्यूस होती है और लार्ज अमाउंट ऑफ ATP इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में प्रोड्यूस होती है। अगर ATP जो है इसका लेवल ज़्यादा हो तो फिर ये इनहिबिट करेगी एंजाइम जो कि फॉस्फोफ्रुक्टोकाइनेज है उसको ये इनहिबिट कर देगी। और जैसे कि हमने ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में देखा तो इसमें भी पंजाब बोर्ड्स में भी और UHS में भी इस तरह के MCQs आ जाते हैं, जैसे कि कोएंजाइम Q, ये इसको कौन जो है ये ऑक्सीडाइज करता है, तो कोएंजाइम Q इट इज़ ऑक्सीडाइज्ड बाय साइटोक्रोम B। इसी तरह से जो NADH से इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर फर्स्ट होता है वो कौन सा होता है, कोएंजाइम Q।